हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पिछले एपिसोड में राष्ट्रपति के बारे में जहां तक चर्चा किए थे, कहां तक चर्चा हो गई थी, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद आगे की जानकारी राष्ट्रपति से संबंधित बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बाबू पढ़ लिया था आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। उसके बाद हमने आपको बता दिया था 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये इतनी बातें हो गई थी जो राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी। क्या क्या बात हुई थी सिंपल एक बार फिर से जान जाते हैं। आर्टिकल 52 कहता है भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, बात खत्म। संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका वह प्रयोग स्वयं या तो अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 में कहते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख या प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने का प्रयास करेगा या तो कार्य करेगा। यहीं पर कुछ और खास बातें हुई थी, यदि संभवतः बताया था, यदि नहीं बताया था तो जानेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस बात का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। इसके पहले तक यदि आप देखें तो सामान्य रूप से बात यह हुआ करती थी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। आगे चल करके एक संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया और इस माध्यम से प्रावधान ये किया गया कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य तो करेंगे, सलाह पर कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको सहूलियत यह दी गई कि एक बार यदि यह चाहें तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह दी गई है इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकेंगे, केवल और केवल एक बार। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और खास बात 74 से संबंधित आर्टिकल 74 भी क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस सलाह की जो जांच है न्यायपालिका सामान्य रूप से नहीं कर सकेगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 74 में ये बात की गई है। इसके अलावा 75 में देखेंगे तो विभिन्न मंत्रियों के तमाम पदबंधों के बारे में, उपबंधों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी पद मुक्ति, उनका शपथ और उनका उत्तरदायित्व, इस पे चर्चा की गई है। 54 में हम लोगों ने बाबू चर्चा की थी कि राष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, उसकी क्या क्या कंडीशन थी, वो सारी बात आपको बता दी थी। 55 में भी बात बता दी थी कि राष्ट्रपति निर्वाचन की क्या रीति होगी। 56 में राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल और उनको पद से हटाने का आधार जो बनता है वो संविधान का उल्लंघन, ये भी बात बता दी थी। 57 में आपको पुनर्निर्वाचन बता दिया गया था कि कोई एक व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बता दिए थे। 59 में राष्ट्रपति पद की सेवा और शर्तें थी और 60 में राष्ट्रपति महोदय के पद का शपथ। ठीक है, ये सारी बात बता दिए थे। 75 में एक बात और चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का, यदि आपसे कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है, तो मंत्रिपरिषद के आकार को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के प्रधानमंत्री सहित, ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को, कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यही मंत्रिपरिषद का आकार होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके आगे राष्ट्रपति महोदय में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग लगा करके उसके पद से हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन करने का आधार बनेगा। इसी आधार के पश्चात राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाएगी महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या जानकारी है उसको जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ने के तुरंत खट से हम लोग आ जाएंगे राष्ट्रपति की शक्ति और दायित्व या तो कर्तव्य को लेकर के। ठीक, चलिए, तो ये अभी तक सामान्य बात थी जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखी थी। आज की क्लास में देखा जाए तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया हेडिंग बनाएंगे और वहां पर क्या क्या खास बात महत्वपूर्ण है उसको जानेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आजकल इसको अंग्रेजी में भी पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो महाभियोग की अंग्रेजी होती है इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात क्या क्या प्रश्न यहां से बनते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया का स्रोत क्या है। तो स्रोत बता देंगे बाबू, तो अमेरिका का संविधान। पहला प्रश्न का जवाब अमेरिका का संविधान। महाभियोग की प्रक्रिया का जो हमने भारत के संविधान में इसको ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। दूसरी बात, यदि आपसे कोई पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरुआत होती है, सदन में शुरुआत यदि आपसे कोई पूछ दे तो इसका सही उत्तर बता देंगे किसी भी सदन में, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा एक ध्यान बात रखेंगे कि जब भी शुरुआत होगी, शुरुआत होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को इस बात की जानकारी देनी होगी। जो भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव शुरुआत करेगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा इस आरोप प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 1/4 लोग यदि संकल्प प्रस्ताव पारित कर देंगे, उसके बाद होगा उसी सदन के विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ाने के पश्चात जब यह दूसरे सदन के पास जाएगा तो दूसरा सदन लगाए गए आरोप की जांच कर सकेगा और यदि जांच करने के पश्चात वह भी अपने विशेष बहुमत से, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का गणितीय सूत्र बनेगा और यदि इस प्रकार का गणितीय सूत्र बन गया तो राष्ट्रपति महोदय महाभियोग पारित होने की तिथि से उनका पद रिक्त माना जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया में यही खास बात थी। लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लें, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, बात बन जाएगी। सिंपली समझें ऐसे कि महाभियोग की प्रक्रिया का स्रोत भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से रखा गया है। दूसरी यहाँ पर खास बात यह है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे तो लोकसभा से चाहे तो राज्यसभा से। जब कभी भी यह कार्यवाही शुरू की जाएगी, शुरू करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को इस बात की जानकारी देनी होगी और राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तो अपना बचाव करने के लिए या तो स्वयं या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत हो सकेंगे। जिस भी सदन में इस बात का आरोप लाया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, उस सदन का उस आरोप प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 लोगों का या तो 25% लोगों का समर्थन हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। हस्ताक्षर हो जाएगा, फिर उसी सदन में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। वह प्रस्ताव पास होकर के जाएगा अगले सदन के पास। अगले सदन जो होगा, जो आरोप प्रस्ताव होगा, लगाए गए आरोप की जांच या तो वो स्वयं कर सकेगा या तो किसी न्यायिक समिति का गठन कर सकेगा और जांच यदि यह कंप्लीट हो जाता है और आरोप सिद्ध हो जाता है और दूसरा जो सदन है यदि वह भी अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त माना जाएगा। भारत के इतिहास में, राष्ट्रपति के इतिहास के क्रम में देखेंगे तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। ठीक है, किसी की कोई भी राष्ट्रपति है उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई। तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो हमने आपको बता दिए। 62 में स्पेशली देखेंगे कि यदि कभी आकस्मिक स्थिति बनती है तो जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, ऐसी स्थिति में हम कार्यभार को ग्रहण करेंगे।
राष्ट्रपति महोदय अपने कार्यकाल के दौरान अपना जो इस्तीफा हो सकता है, या तो सामान्य रूप से देखेंगे तो इस्तीफा ये सौंप सकेंगे उपराष्ट्रपति को। पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय इस बात की जानकारी सबसे पहले किसको देंगे, तो बता देंगे लोकसभा स्पीकर को। अगला जो हमारा हेडिंग बनेगा जहां से बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं, उसके हेडिंग बनाइएगा इसका एक स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो अगले कुछ मिनट में इसी टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो बता देते हैं आपको बाबू, हेडिंग डाल लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा सही गड़बड़ चल रहा है, एक तो जबरदस्त गर्मी है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्ति को याद करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है जिसको आप जाने, तो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित सारा प्रावधान आप क्लियर कर सकते हैं। एक शब्द याद रख सकते हैं बाबू, डेमोलेज। डी से हो जाता है डिप्लोमेटिक पावर। ये सभी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, हम लोग चर्चा उस पर करेंगे जहां से एग्जाम में ज़्यादा तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। डिप्लोमेटिक पावर को हिंदी में कहा जाता है बाबू कूटनीतिक शक्ति। तो राष्ट्रपति महोदय कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत यदि देखा जाए सिंपल तरीके से कि देश की जो भी अन्य देशों के साथ संधि समझौते होते हैं वो सभी राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजदूत भारत की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत में अन्य देशों की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके प्रमाण पत्र को प्राप्त करना, इन सब की जिम्मेदारी देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय की होती है। दूसरी बात देखेंगे ई से, तो इमरजेंसी पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस पर चर्चा की जाएगी। इमरजेंसी के पश्चात यदि आप देखेंगे तो मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति महोदय के पास मिलिट्री पावर है। इसको हिंदी में वो कहा जाता है आपातकालीन उपबंध या तो आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति के पश्चात देखेंगे तो मिलिट्री पावर में देखेंगे तो सैन्य शक्ति। ओ से देखेंगे तो इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर को हिंदी में कहते हैं बाबू अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास दिल्ली और पुदुचेरी के पास यह शक्ति प्राप्त है। यल से देखेंगे तो यल को कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर को हिंदी में कहते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बाद ई से यदि आप देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर, इसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिकीय शक्ति। जो सबसे शुरू में ही कह लीजिए लगभग ये सारी बात पढ़ लिया, संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और जैसे आप पढ़ेंगे जुडिशरी पावर, जुडिशरी पावर को हिंदी में कह दिया जाएगा न्यायिक शक्ति। तो महत्वपूर्ण तौर पर यदि आपसे चर्चा की जाए तो जिस पे स्टार लगा हुआ है आप ऐसा कह सकते हैं वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। विधायी शक्ति को जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा न्यायिक शक्ति। ये 3 ऐसी प्रमुख शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश की शक्ति और न्यायिक शक्ति। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर प्रयास करेंगे इमरजेंसी पावर, क्योंकि इमरजेंसी पावर कह लीजिए अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के साथ डील करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये सिंपल सा एक वर्ड है डेमोलेज, यदि आप इसको याद कर लेंगे तो राष्ट्रपति की शक्ति कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद फिर हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में आपातकालीन शक्ति को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। अन्य जो बची हुई बातें होंगी, राष्ट्रपति का तीसरा वीडियो आएगा। राष्ट्रपति के तीसरे वीडियो में अब तक भारत में जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल से संबंधित आपको एकदम क्रम से एक फार्मूले के साथ बता देंगे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो राष्ट्रपति से बनने वाले जो संघ की कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी पदाधिकारी है, उससे बनने वाले लगभग सारे प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आपातकालीन शक्ति।
आपातकालीन शक्ति को देखें तो सिंपली भारतीय संविधान के बाबू भाग 18 में इसका वर्णन है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से जानिएगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपातकालीन शक्ति का स्रोत क्या है, तो जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से यह आपातकालीन शक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में रखा गया है। 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था को भारत में जाना जाता है। एक को कहा जाता है बाबू सिंपली राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात देखेंगे तो इसके लिए अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख मिलेगा। राष्ट्रीय आपात के पश्चात यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का यदि आप उल्लेख करेंगे तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अन्य कई भी आर्टिकल आएंगे, उसको देखा जाएगा जब इसको विस्तार रूप से बताएंगे। अभी महत्वपूर्ण बातें। तीसरा जो है इसको कहा जाता है वित्तीय आपात। तो देश में वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपात में देखेंगे तो आर्टिकल 360। अब ध्यान से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपात लिखा गया अनुच्छेद 352 में। यदि आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपात का आधार क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति महोदय बाबू 3 आधार पर, कौन कौन सा? पहला आधार होगा युद्ध, दूसरा आधार होगा बाह्य आक्रमण, और तीसरा ऑप्शन शुरुआत में हुआ करता था आंतरिक अशांति। हम दोनों बात लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आंतरिक अशांति शब्द को बाबू खत्म कर दिया गया कब से? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 बात और जोड़ी गई। सशस्त्र विद्रोह, एक बात यह जोड़ा गया है कि इस माध्यम से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसके अतिरिक्त देखें तो एक बात और यहाँ पर लिखी गई है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, यानी मंत्रिमंडल एक शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है। और साथ ही संसद देखेंगे तो विशेष बहुमत से समर्थन प्रस्ताव पारित करेगी, तब जाकर के राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये इतने प्रावधान किए गए। ध्यान से अब समझें कि यहाँ पर क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। तो सिंपली समझें कि अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय देश के किसी एक हिस्से में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संदेह हो जाने पर देश के किसी एक हिस्से में या तो संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकेगा। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले तीसरा जो आधार हुआ करता था आंतरिक अशांति हुआ करता था, लेकिन आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। किस शब्द से? सशस्त्र विद्रोह शब्द से। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखें कि जब राष्ट्रीय आपात लगा है तो इसकी अवधि क्या होगी। तो राष्ट्रीय आपात जब कभी भी लगा हुआ है और राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति के आदेश से लग गया है तो उसकी अवधि बाबू होगी 1 महीना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 महीना के अंदर संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। यदि संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, संसद इस राष्ट्रीय आपात के प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है, तो इस राष्ट्रीय आपात को 6 माह के गुणक के रूप में बढ़ाया जा सकेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछ दे कि राष्ट्रीय आपात का समापन कैसे हो सकता है, तो राष्ट्रीय आपात का समापन देखेंगे तो बाबू राष्ट्रपति के आदेश से। पहला महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति के आदेश से। दूसरी बात देखेंगे कि लोकसभा इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा अपने कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के साथ, ध्यान से सुनेंगे, सारी बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लोकसभा अपने कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों से राष्ट्रीय आपात को हटाने का संकल्प का प्रस्ताव पारित यदि कर देती है, और इस बात की जानकारी 14 दिन पहले वो लोकसभा स्पीकर को देती है, और लोकसभा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से यदि इस प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा की जा सकेगी। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। और राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आपात का देखेंगे तो विशेष तौर पर न्यायपालिका के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्यपालिका देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाएगी। और जनता के ऊपर यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात के केस में 2 जानकारी जनता से संबंधित है, इस बात को ध्यान से समझेंगे।
अनुच्छेद 358 में लिखा गया है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, लेकिन वहां पर भी दो कंडीशन है। यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा है और राष्ट्रीय आपात का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो यह खत्म नहीं होगा, यह बरकरार रहेगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर बात है। और दूसरी बात समझें, आर्टिकल 359 क्या कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगी तो जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी वर्णन आर्टिकल 359 में भी लिखा गया है। अनुच्छेद 359 कहता है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगी तो जो जनता है अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं उसको छोड़ करके, ठीक है, स्पेशली देखेंगे दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिला है वो, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार, ये दो मुख्य रूप से जो फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है, इन दोनों को छोड़ करके संपूर्ण मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है। यही बात लिखा गया है अनुच्छेद 359 में। तो राष्ट्रीय आपात में क्या क्या कंडीशन बने कि देश में जब कभी भी राष्ट्रपति महोदय को यह आशंका हो जाए, संदेह हो जाए कि देश के किसी एक हिस्से पे युद्ध है या बाह्य आक्रमण है या तो सशस्त्र विद्रोह है, तो देश के किसी एक हिस्से पे या तो संपूर्ण देश पर वो लगा सकेंगे क्या राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जब कभी भी राष्ट्रपति महोदय अनाउंस करेंगे तो उसकी जो अवधि होगी वो 1 महीने होगी। 1 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। संसद यदि इसका प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है तो 6 माह के गुणक के रूप में इसे निश्चित काल तक के लिए लगाया जा सकेगा। राष्ट्रीय आपात समाप्ति की घोषणा देखेंगे तो राष्ट्रपति के आदेश से होगा, या तो लोकसभा को इस मामले में विशेष अधिकार प्राप्त है। लोकसभा अपने कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के समर्थन से यदि राष्ट्रीय आपात को हटाने के संकल्प का प्रस्ताव पारित कर देती है और इस बात की जानकारी वो 14 दिन पहले लोकसभा स्पीकर को देती है, और लोकसभा अपने साधारण बहुमत से, याद रखिएगा, लोकसभा अपने यदि सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही जो राष्ट्रीय आपात है वो प्रभावी नहीं रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात थी, और इसके अतिरिक्त एक बात और देखेंगे कि विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में विधायिका के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और कोई खास जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है राष्ट्रीय आपात। हाँ, एक बात और जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात बाबू कब कब लगा है। तो राष्ट्रीय आपात अब तक देश में 3 बार लगा है, 1962 से लेकर के 1968 तक। एक हो जाएगा 1971 से 1977 तक, तीसरा हो जाएगा 1975 से 1977 तक। यही 3 बार ऐसे देश में स्थिति बनी जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कभी राष्ट्रीय आपात का अवसर नहीं बना है। भगवान करे अवसर बने भी ना, क्योंकि देख ही रहे हैं फंडामेंटल राइट तक निलंबित हो सकते हैं जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लगेगा, इस प्रकार की स्थिति होगी। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय आपात से बनने वाली जो कोई भी बात तकलीफदायी अभी तक यदि लग रही होगी तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। 1-2 बार देखेंगे आराम से ना। नया कभी भी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन 1-2 बार ध्यान से सुन लेंगे सारी बातों को, और बहुत ही फिल्टर मटेरियल है ऐसा आप जानिए। बार बार यदि आप चीज़ों को देख करके रिवाइज कर लेंगे, रिमाइंडर लगा करके देख करके बार बार, तो चीज़ें बनने वाली सारे प्रश्न लगभग आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की यदि चर्चा यहीं पर कर ली जाए, राष्ट्रपति शासन देखें तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2 आधार पर लगाया जा सकता है। एक आधार का वर्णन आपको आर्टिकल 356 में दिखाई दे जाएगा, एक आधार आपको दिखाई जाएगा 365 में। 3 5 6 को एक बार उल्टा करके इधर पहले लिख लेंगे तो 3 6 5 हो जाएगा। देख लेते हैं 356 में बात यह लिखी गई है कि यदि कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्यपाल महोदय प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और आर्टिकल 365 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 365 में लिखा गया है कि यदि केंद्र सरकार का कोई गाइडलाइन है, कोई दिशा निर्देश है, और उस दिशा निर्देश को यदि मानने से राज्य सरकार मना कर रहा है तो राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान में मामले को लेते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेंगे। सिंपल सी यही बात है। तो राष्ट्रपति महोदय जब कभी भी अनाउंसमेंट कर देंगे राष्ट्रपति शासन, तो इसका भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी अवधि कितनी रहेगी, तो इसकी अवधि बता देंगे बाबू 2 महीना रहेगा। 2 महीना के भीतर सिंपली देखें तो 2 महीना के भीतर आपको संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा, और संसद अनुमोदन कर देती है तो 6 माह के गुणक के रूप में इसको बढ़ाया जा सकेगा।
लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन ये नहीं है कि अनुमोदन करके बढ़ाते जाएं बाबू, बढ़ाते जाएं, तो ऐसे तुम्हें केंद्र बहुत मजबूत हो जाएगा। इसलिए एक और बात आपको महत्वपूर्ण बता दें, वो बात ज़्यादा जरूरी है। यदि देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 18 में भारत को जो शासन का नेचर होता है बाबू वो बदल जाता है। वैसे आप देखेंगे तो भारत में यदि आपातकाल की स्थिति नहीं है तो सबकी शक्ति अपनी अपनी बटी हुई है, ठीक। लेकिन जब कभी भी इमरजेंसी का कंडीशन आ जाता है तो भारत के शासन की प्रकृति हो जाती है एकात्मक। सारा जो पावर होता है सेंट्रलाइज हो जाता है जाके पास, सेंटर के पास। क्लियर है। और साथ ही साथ एकात्मक शासन, या तो इसी को स्पेशली एक शब्द प्रयोग किया जाता है अर्धसंघीय। तो पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है कि भारत का आपातकाल के समय में शासन की प्रकृति कैसी हो जाती है, तो आप बता देंगे एकात्मक शासन, या तो हमारा भारत देश अर्धसंघीय देश के प्रकृति के तरह से व्यवहार करने लगता है। यहां तक बात क्लियर है। राष्ट्रपति शासन में महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे थे कि ये 2 आधार बनते हैं। इन 2 आधार पर राष्ट्रपति महोदय किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्रपति शासन लग गया है तो 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन कर देती है तो 6 माह के गुणक के रूप में बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगा बाबू 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकेगा। इस बात को आप जानिएगा कि किसी भी राज्य में 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकेगा। लेकिन आप ही लोगों में से कुछ विद्वान लोग होंगे तो कहेंगे सर कि जम्मू कश्मीर में तो एक यहाँ पर आपको लंबा दिखाई देगा 3 साल से ज़्यादा का, तो वो एक अपवाद केस है। वो कब लागू होगा उसको भी ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी 3 साल से ज़्यादा यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बातचीत की जा रही है तब ऐसी स्थिति में दखल अंदाजी होगी बाबू निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग उस राज्य में समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के पश्चात यदि अपनी रिपोर्ट सौंप देता है कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि उस राज्य में चुनाव कराया जा सके, तब जाकर के उस राज्य में देखेंगे राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकेगा। अन्यथा किसी भी सूरत हाल में राष्ट्रपति शासन को लगाया नहीं जा सकेगा। राष्ट्रपति शासन में देखेंगे तो सिंपली बाबू जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता जैसे आज है वैसे तब भी रहती है। बाकी भारत देश यहाँ जनता हमेशा लगभग मस्त ही रहती है, बस नाम का स्वतंत्रता है, बाकी तो सब लोग जानते हैं। ये सब सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक रूप में क्या होता है सभी लोगों को पता है। यदि जितनी बातें सैद्धांतिक रूप से लिखी गई हैं यदि व्यवहारिक रूप से उसका अनुपालन होने लगे तो फिर बात ही दूसरी है। तो इस प्रकार का कंडीशन बनेगा राष्ट्रपति शासन में। और राष्ट्रपति शासन में देखें तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, आया हुआ प्रश्न है, तो इसको बता देंगे। इंदिरा गांधी के प्रथम कार्यकाल में वो कुल 35 बार राष्ट्रपति शासन, बाकी दोनों बार कार्यकाल मिला करके देखें तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था, तो बता देंगे 1951 में पंजाब में। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक बार कहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो बता देंगे 10 बार उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अपना छोटा भाई बिहार, यहाँ पर 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त देखेंगे सबसे न्यूनतम बार पूछेगा या तो न्यूनतम अवधि के लिए पूछेगा। न्यूनतम अवधि के लिए यदि आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, तो बता देंगे पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में 7 दिन के लिए लगा हुआ था। दिल्ली में पूछेंगे तो दिल्ली में तारीख सहित दिनांक भी पूछा जाता है, तो 14 फरवरी 2014 को दिल्ली में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कहां पर नहीं लगा है, तो बता देंगे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बारीक बात बता रहे हैं आपको, इतने कम टाइम में बहुत मुश्किलात से ये बातें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को यदि आप देखें तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 1 बार भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। पुदुचेरी में देखेंगे तो 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए कि शासन के कौन कौन से अंग प्रभावी हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन में, तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो निलंबित हो जाती है। और स्पेशली देखेंगे कि राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन करते हैं, वही समस्त गतिविधियों को वहाँ पर देख रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त जो विनियोग विधेयक होता है, विनियोग विधेयक पर संसद का अधिकार हो जाता है जब कभी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है। यही 2 मेन काम की बात है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए। राष्ट्रपति से शासन से संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण बात है, आसान सा है, वित्तीय आपात कुछ ऐसा खास है भी नहीं। वित्तीय आपात देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसमें यही लिखा गया है कि जब कभी भी देश का वित्तीय साख खतरे पर होगा तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर
राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात की अवधि अनिश्चित काल तक के लिए लगाई जा सकेगी, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा ईश्वर आए कि देश में वित्तीय आपात जैसी स्थिति बने। कोविड-19 के दौर में ऐसी स्थिति बन रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है डैमेज। लेकिन एक बार पुनः देखिए माहौल बन रहा है, तो अभी कोविड को लेकर के क्या कुछ कहा जाए कि बात तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखेंगे कम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी। इसके अगली वीडियो में जब मुलाकात होगी आपसे, तो राष्ट्रपति से बनने वाले जितने प्रश्न हैं लगभग सबको उस वीडियो में समेटने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपको यह प्रयास हमारा, जिस गर्मी में आपको यह वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, यदि आप थोड़ा सा भी इस प्रयास को समझते हो कि आपके लिए मददगार सिद्ध हो रही है, तो भरपूर सपोर्ट करें। हमारी तरफ से भरपूर सपोर्ट रहेगा। जिस विषय के साथ आपको, जिस सब्जेक्ट के साथ आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, एक बार आप डिमांड करिए, ठीक है। प्रयास रहेगा कि उस डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो आज की इस मुलाकात में बात इतनी ही। अगली मुलाकात जल्द ही होगी। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अगली नोटिफिकेशन आए तो आपको सुचारू रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।